Hello everyone. So today we have Jyoti Kokane ma'am with us. उनकी बुक कृष्ण प्रेम गीता रिसेंटली ही पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हम जैसे सारे न्यू कमर्स को चांस देकर हमारे बुक को पब्लिश कराया। थैंक यू सो मच जी मैम। किताब पब्लिकेशन। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? हाँ, बहुत खुश हूँ, काफी सालों के बाद ये सपना कंप्लीट हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। ओके मैम, आपके फैमिली मेम्बर्स और बाकी फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? ये सरप्राइज ही था सबके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे हुई ना कि मैं किताब पब्लिकेशन के साथ जुड़ने के लिए वो स्मृति रूपा है जिन्होंने मेरा बुक वहां पे भेजा है, यानी सारी चीजें उन्होंने की थी, तो मुझे भी सरप्राइजिंग ही था ये सारी बात कि उसने मुझे बताया नहीं था किसके साथ काम करे या फिर कैसे करना है। और सबको सरप्राइज था जब उन्होंने कवर पेज देखा, तो बहुत खुश थे सब लोग, बहुत सारी बधाइयां भी दी थी। ओके मैम। मैम आई वांट कि आप हमारे ऑडियंस को व्यूअर्स को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफ करें थोड़ा। यस, मेरे फादर इन लॉ टीचर है, स्कूल टीचर। देन हम येवला से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे पैठनी का हमारा काम है। पैठनी सिल्क साड़ी हमारे घर पे बनती है। मेरे ससुर जी खुद भी विवर है, तो टीचिंग प्लस विविंग वो करते हैं। मेरे मिस्टर फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल है। मैं खुद मेडिकल स्टोर है मेरा, मेडिकल करके, प्लस मैं योगा ट्रेनर हूँ, योगा टीचर हूँ पिछले 15 सालों से। और साथ ही साथ मुझे राइटिंग और स्पिरिचुअल बुक्स लिखने पढ़ने का पहले से बचपन से शौक है, तो वही चीजें कंटिन्यू होती है। यानी पहले अपने तक रखती थी, फिर कुछ फ्रेंड्स में पता था, फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स में मैं ज्वाइन हो गई वृंदावन के वगैरह की, जो लोग मुझे पूछते थे बार बार कि आप मैसेजेस इतना अच्छा लिखते हो तो आप कुछ लिखो। फिर हमने सबसे पहले मीरा लिखा है, मराठी में है तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन सब के कुछ रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लिखो तो हिंदी में लिखा करो, ताकि पूरा भारत उसे पढ़ सके और वो जो भाव है वो हम समझ सके। तो फिर बाद में कृष्ण प्रेम गीता की उत्पत्ति हुई, तो वो हिंदी में लिखा है। वो हिंदी का पहला वाला मेरा बुक है, और फिर उसके बाद में कई कहानियां लिख चुकी हूँ अब तक। ओके मैम। तो मैम जैसा कि आपने बताया आप एक योगा ट्रेनर भी हैं। जी, तो मैम आप कुछ योगा को लेकर टिप्स शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। योगा के लिए बहुत सिंपल सी टिप्स मैं सबके लिए कहूंगी कि ओमकार साधना ये सबसे इजीएस्ट साधना है, सबसे सरल और सीधा उपाय है अपने माइंड सेट को मेंटेन रखने के लिए। और उसका फिजिक पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, उसमें से 3 चक्रास तो आपके पास ओमकार के गुंजन से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप स्पिरिचुअली भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हो जब आप ओमकार साधना करते हो। फिर प्राणायाम है, कुछ योगासनास है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से आसनास है जो डेली की लाइफ में अगर आप करते हो 10-15 मिनट भी, तो आप काफी बीमारियों से खुद को बचा सकते हो या फिर पेन में से बाहर निकल सकते हो। तो योगा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे हम इतने शॉर्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके मैं साधना पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने ओंकार साधना के बारे में बोला, क्योंकि मैंने खुद इसके चमत्कार देखे हुए हैं। और अपने बच्चों को भी जब मैं सिखाती हूँ क्लास के, तो उन सारों में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं उसकी वजह से। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत कब करी थी? आई मीन सबसे पहली बार आपने जब लिखा था तब किस बारे में लिखा था और किस एज में लिखा था? देखिए, मैं जब स्कूल में थी तब मैं पोएम्स लिखती थी, और पता नहीं कैसे मुझे हिंदी से, एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, और पहले तो मेरा मायका जलगांव से है, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, तो हम प्रॉपर महाराष्ट्रियन इन्वायरमेंट में बड़े हुए, लेकिन पता नहीं मुझे बचपन से हिंदी का लगाव कुछ ज्यादा है।
तो पहले से मैं जब मुझे लगता है मैं फोर्थ फिफ्थ में ही थी जब मैंने पोएम लिखी हुई थी। तो हिंदी पोएम थी बारिश, और वहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में मैंने कुछ मराठी पोएम्स लिखी जो मेरे फ्रेंड के पिताजी ने फिर पेपर आउट कराई थी। जब तो मुझे कुछ भी समझता नहीं था, पर वो जो लिखती थी वो ऐसे भाव होते थे। और ज्यादातर कैसे मेरे दादाजी भी ऐसे इंस्टेंट पोएम बनाते थे, एक्चुअली स्पिरिचुअल थी सब। मैं ऑलरेडी उस एनवायरमेंट से थी स्पिरिचुअल, तो उस हिसाब से कैसे बहुत तुरंत शब्दों को जोड़कर बना सकते हैं। तो इस तरह से स्कूल डेज से ही मैंने पोएम्स लिखी। फिर लेटर्स लिखना हमारे यहाँ, हमारे जमाने में जैसे अभी मोबाइल तो अभी अभी आया है, तो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पास बस लेटर एक ही जरिया होता था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जिन जिन को लेटर्स लिखे हुए थे, क्योंकि मुझे हर चीज लिखने को बहुत शौक था। और अलग अलग तरह के से, जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने बहुत सारे लेटर्स इस तरह से भी लिखे हुए हैं कि जैसे मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। फिर कुछ इस तरह से फिर एड यूज करती थी। बहुत क्रिएटिकल होता था मेरा लेटर्स भी, तो वो सारी चीजें तब भी सबको बहुत अच्छी लगती थी। और वो मेरी पहचान थी एक्चुअली। बहुत सारे लोग थे कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके पास आज भी मेरे लेटर्स हैं। जी जी जी। और ये सारी चीजें अच्छी लगती थी, क्रिएटिव माइंड था तो होता था वो सब। ऑल राइट मैम, तो मैम जैसा आपने बताया आपने स्कूल डेज से ही लिखना शुरू कर दिया था। अब नाउ आप मैरिड हैं, आपके जी बच्चे भी हैं, तो इतनी लंबी जर्नी में आप कैसे जी। मेंटेन कर पाएँ? किस तरह से आपने टाइम को मैनेज किया? साथ में अपनी हॉबी को भी परस्यू किया, साथ में आप अपनी फैमिली को भी देख रही हैं, योगा ट्रेनर भी हैं, तो सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हो? देखिए कैसे होता है, जहाँ आपका पैशन होता है ना वहाँ पे समय कोई लिमिट नहीं रखता है ना। आप इतना सब करके भी मेरे पास टाइम होता है, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा मेडिकल है, फिर योगा क्लासेस होते थे, इंटरनेशनल क्लासेस लेती हूँ मैं। कुछ यूके के बैचेस थे मेरे पास में, यानी अभी भी जस्ट मैंने अभी स्किप किया है, थोड़े दिनों के लिए रेस्ट है। तो मेरे यूके के भी, तो उनका टाइमिंग और हमारा टाइमिंग मैच करने के लिए भी बहुत सारा टाइम मेरा उसमें जाता है। जैसे उनकी मॉर्निंग होती तो अपनी आफ्टरनून हो जाती है, तो उस हिसाब से बच्चों का। और फिर उनकी लेडीज की जो बैच होती थी वो मॉर्निंग, यानी मेरा अब उनका 5:30 तो अपना 11:30, ऐसे 5 साढ़े 5 हवर्स का डिस्टेंस है हमारा। तो फिर वो होने के बाद तुरंत फिर मॉर्निंग बैच इंडिया की, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, ऐसे सब करके मेडिकल, फिर घर, जो भी है अपने जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर मेरे पास जो जो टाइम बचता है, जैसे मैं मेडिकल पे हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम होता है। जैसे कंटिन्यू तो पेशेंट नहीं होते, हमारे पास वेटिंग होता है ना। उस पीरियड में मुझे पढ़ना और लिखना, ये दोनों चीजें मेरे लिए पॉसिबल थी, तो वो सब मैं उसी में ही करती थी। आज भी मुझे पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक उसी से होता है। जो लोग पढ़ते हैं वही लिख जी पाते जी हैं। जी। तो मुझे अभी भी स्पिरिचुअल मेरा नियर अबाउट बहुत कुछ पढ़ के हो गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, फिर गीता तो मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ। फिर श्रीमद् रामचरितमानस अभी अभी हमने शुरू किया है। फिर रामदास स्वामी का एक ग्रंथ है। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है अब तक। और बहुत सारे ऑथर्स के भी, जैसे मुझे श्रीमान योगी शिवाजी महाराज पे जो बुक है उनका आत्मचरित्र है, जो मेरा सबसे फेवरेट रहा है, तो वो मैंने पढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारे बुक्स, फिर ग्रंथ, ऐसा बहुत कुछ पढ़ के हुआ है। ओके मैम। तो वो जो समय जी जी। जहाँ मिलेगा वहां पे हमने पढ़ना है ऐसे। ओके मैम, दैट्स रियली ग्रेट। तो मैम आपकी बुक कृष्ण प्रेम गीता में लोगों को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा आउटलाइन बता दीजिए। यस, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था आपका। यही बहुत जरूरी है। क्या होता है, हमारे हमारे जो लोग हैं ना, हमारे लोगों का पढ़ना बहुत कम है। तो क्या होता है, इसकी वजह से हमें नॉलेज ही नहीं है। यानी हमें ना कैरेक्टर्स पता है, जैसे राधा जी पता है, हमें कान्हा जी पता है, फिर गोपियां पता है, कृष्ण की बीवियां पता है, लेकिन हमें उनके अंदर जो रिलेशन है वो किस तरह से, ये पता ही नहीं है। तो क्या होता है, अभी देखो जनरली लोग तो अफेयर होने के बाद भी खुद को कृष्ण और अपने प्रेयसी को राधा बोल देते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे किसी की भी ये औकात ही नहीं है कि हम अपने आप को कृष्ण या अपने आप को राधा बोल सकते, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि राधा जी क्या है। वो कृष्ण की खुद आत्मा है, जो उन्होंने रूप में, यानी उनको अलग रूप में वहां पे संसार को प्रेम सिखाने के लिए लाया हुआ था। जैसे राम अवतार में उन्होंने कर्तव्य बताए हैं, है ना, कि मनुष्य ने एज अ सन, हमें एक आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए,
ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे कर्तव्य दक्ष बताई। तो उस युग में क्या हुआ, उन्होंने बस कर्तव्य सिखाया पर वो प्रेम रह गया। जैसे उनका सीता जी पे इतना प्रेम था कि उन्होंने, आप सोचो कि कभी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सीता से खुद को दूर रखा था। क्यों? तो अपने कर्तव्य के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वही चीज जो वहां पे रह गई थी वो उन्होंने कृष्ण अवतार में करी, कि उन्होंने प्रेम सिखाया है जो रह गया था। अब क्या हुआ, प्रेम को भी यहाँ पे अलग अलग रूप में, यानी हम कैसे करते हैं ना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेते हैं। अपना कन्वीनियंस जैसे होना वैसे हम प्रेम को ढालते हैं। और ये बोलो तो इंसान स्वार्थ के लिए ही प्रेम करता है, अदर देन निस्वार्थ प्रेम हम लोग बहुत कम लोग करते हैं या फिर नहीं करते, इससे बोलो। कृष्ण प्रेम गीता में क्या था ना, कि अभी जैसे जो लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं उनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अब मैं अपने खुद के बारे में बोलती हूँ कि मैंने बचपन से कृष्ण से प्रेम किया था। जैसे मेरे दादाजी से मुझे ये चीज मिली थी, वो वारकरी थे, तो वो पंढरीनाथ से यानी भगवान विठल से बहुत प्रेम करते थे। और वो खुलेआम था, यानी ऐसे था कि मैं सिर्फ यानी अपने पंढरपुर वाले से प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से कैसे ना, मुझे बचपन से वही चीज थी कि मुझे कृष्ण से ही प्रेम था। फिर धीरे धीरे कैसे अभी वो समय में ऐसे था कि कोई सवाल नहीं पूछते थे, लेकिन आफ्टर मैरिज अगर आप बोलते हो कि मुझे कृष्ण से प्रेम है, तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार अगर तुझे कृष्ण से प्रेम था तो तूने शादी क्यों करी। और ऐसा कैसा कृष्ण जिसके 16,108 बीवियां हैं, फिर भी वो प्रेम राधा से करता है, वो गोपियों से करता है या फिर रास रचाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना, तो फिर वो आदर्श पति कैसे हुआ, इतनी औरतों के साथ रह के वो परम सन्यासी कैसे है, वो योगी कैसे कहलाया। इन सारे सवालों के जवाब कृष्ण प्रेम गीता में है। कृष्ण प्रेम गीता में हमें पता चलता है कि राधा जी क्या है, कृष्ण प्रेम गीता में पता चलता है कि कृष्ण क्या है, उसी में हमें पता चलता है पति पत्नी का रिलेशन क्या होना चाहिए, पति और पत्नी में जो हम 7 जन्म का बोलते हैं, तो वो रिश्ता कैसा होता है और वो कैसे निभाया जाता है। आदर्श विवाह क्या है, यानी वहां पे तो हम विवाह के बारे में जानते हैं, इतना ही नहीं, हम माता यशोदा के बारे में जानते हैं कि माँ कैसी होती है, प्रेम कैसे होता है, माँ की ममता कैसे होती है। ये सारी जो चीजें कॉमनली पीपल्स के माइंड में आती है ना, उन सारे सवालों के जवाब कृष्ण प्रेम गीता में, जो वो अप्रतिम है। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको खुद को अपने ही क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाते हैं और हर एक का डाउट क्लियर होते जाता है। और फिर हम समझ पाते हैं कि प्रेम कितना उच्चतम है। हम कितना इजीली बोलते हैं ना हर जगह कि हाँ मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, लेकिन प्यार और प्रेम में क्या डिफरेंस है, या फिर प्रेम किस स्तर का होना चाहिए, ये सारी चीजें प्रेम गीता हमें सिखाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि कृष्ण ये सारे जैसे हम है ना, वैसे उनकी पत्नियां भी थी कॉमन पीपल्स में, क्योंकि वो जेलसी फील करती थी राधा जी और उनके गोपियों के बारे में। उनको अच्छा नहीं लगता था उनका पति किसी और के बारे में सोचता है, या किसी और के बारे में बोलो तो उसको रोना आता है। ये सारी चीजें हम जैसे कि फिर उनकी बीवियों ने भी उनको यही सारे क्वेश्चन पूछे थे जो हमारे मन में आते, और कृष्ण अपने मुंह से ये सारी चीजें उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसीलिए इसे गीता कहा गया है, क्योंकि ये प्रेम की गीता है और ये कृष्ण ने सुनाई है, इसलिए कृष्ण प्रेम गीता कही गई। रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने इस बारे में किताब लिखी है। और आई एम 100% श्योर कि लोगों को भी आपकी ये लिखी बुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि पहले कुछ मैसेजेस में मैंने भेजा हुआ था उसे, तो तभी सब लोगों ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप ये बुक पब्लिश क्यों नहीं कराते मैम, आप ये पब्लिश कराओ, हम ये हाथ में लेकर पढ़ना चाहते, क्योंकि ये चीज इतनी सुंदर है कि जब हम, यानी आप बिलीव नहीं करोगे कि एक मैसेज के बाद जब मैं नेक्स्ट डे राइट करती थी तो लोग वेटिंग में होते थे और मॉर्निंग से मुझे मैसेज करते थे, मैम हो गया, मैम हो गया। बोला नहीं अभी नहीं हुआ। जब मेरा कैसे था कि मैं ध्यान में जो, यानी ये सारी चीजें कैसे होती, स्पिरिचुअल चीजें आप दिमाग से नहीं लिख सकते हो, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो सारे ग्रंथ में आई हुई है, यानी कोई माइंडली हमने इमेजिन किया हुआ नहीं है, ये सारी चीजें बाय स्टडी है, या फिर ध्यान में जो भी मुझे समझ में आता था, या फिर ऐसे बोलो कि लिखने वाला तो कन्हैया ही था, तो वो मुझे उस तरह से प्रेरणा देता था जब भी मैं ध्यान में। और ये सारी चीजें ध्यान करने के बाद ही होती है, आप ऐसे ही उठ के स्पिरिचुअल बुक्स नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे उनकी अनुमति हो और वो प्रेरणा दे तो ही आप लिख सकते हो।
उसके सिवा आपके शब्दों में वो सुंदरता आ ही नहीं सकती है। तो हर चीज यानी जहां मैं रह जाती थी ना, वहां पे मैं रुकती थी कि मैं बोलती थी कि ये किसी के हमें भावनाओं के साथ खेलना नहीं है, लोग तुम्हें जानना चाहते, तुम्हारी राधा को जानना चाहते, तो यहाँ तुम्हारी प्रेरणा होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत समय में चिंतन में लेती थी, ध्यान में लेती थी, और उसके बाद में वो सारी चीजें राइट होती। ओके मैम। लिटरली बोलो कि लिखते थे मुझे कुछ, यानी मेरा ऐसे कुछ भी नहीं होता था दिमाग में। मेरी कुछ बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है, सोलमेट्स, वो मुझे पूछती थी कि कल क्या लिखने वाली है, बोलती आई डोंट नो यार, मैं सोचती नहीं हूँ, अगर मैं सोचती तो मैं लिख नहीं पाती हूँ, बोलती जो कान्हा लिखाएगा वही हम लिखेंगे। यस मैम। और वो सारी चीजें उन्होंने ही कर पाई है। यस मैम, इसलिए मैं बहुत, ये चीज़ मैम कि जो एक्सप्रेस पढ़ते हैं करती है, वो, बताती है कि आपका और कान्हा जी का बॉन्ड कितना प्योर है। वो तो है, वो होना ही चाहिए, हर एक का है। बस हम जान नहीं पाते हैं ना ये सारी चीजें, हम सब एक्चुअली उसी का अंश है, उसी से जुड़े हैं, लेकिन हम उसकी ओर फोकस नहीं करते हैं, हम दुनिया की तरफ फोकस करते हैं, तो ऑब्वियसली हम समझ नहीं पाते हैं उसको। इतना ही है। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हों जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जिनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव थे, क्योंकि मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरा फील्ड भी बिल्कुल मेडिकल फील्ड है, तो आप सोच सकते हो कि मेरा करियर बिल्कुल टोटली अलग है, और मैं लिखती हिंदी में हूँ। एक्चुअली मेरी लैंग्वेज भी, मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र के लोग इतना अच्छा हिंदी बोल ही नहीं पाते एक्चुअली। तो उस हिसाब से ऐसे बोला जाता था कि हिंदी राइटिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे गुरुदेव थे, अभी उन्होंने देह रख दिया है, तो अन्ना कहते थे हम लोग उन्हें, नासिक के रहने वाले थे। तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले प्रेरणा दी थी कि तुम्हें लिखना है। और जब उनका आदेश था कि तुम्हें लिखना है, तो मैंने बोला कि अन्ना मैं तो ना ही कभी लिखी, हाँ छोटी मोटी पोएम लिखना अलग बात होती है, और बुक लिखना एक बहुत अलग बात है। तो उनकी प्रेरणा से पहले मेरा मेरा चरित्र उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया था, और फिर वही से ये स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। बुक लिखना लिखना ऐसे मैं पहले से थी, लेकिन आप बोलते हैं ना कि जब तक गुरु का आशीष ना हो तब तक हम कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मेरे राइटिंग जर्नी वही से स्टार्ट हुई थी। और फिर उसके बाद में हरिशरण जी महाराज ने उनके जब मैं विचार पढ़ती थी, तो वहां से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी एक्चुअली, कि ऐसे कर सकते, यानी कैसे बुक लिखना और फिर एक साथ बुक कोई पढ़ेगा नहीं, या फिर कैसे होगा, तो उस बुक को हम मैसेज रूप में ट्रांसफर करके अगर भेजो तो सब लोग पढ़ते हैं। तो हरिशरण जी महाराज को भी मैं अपना श्रेय दूंगी, वो भी गुरु स्थान पर ही है। फिर तो कान्हा जी है ही जो लिखवाते हैं। तो यही सारे लोग हैं मेरे लाइफ में, गुरु, और गुरु के बाद में कान्हा। ओके मैम। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? एक्सीलेंट। आप सब बच्चे हो इन फ्रंट ऑफ अस, ऐसे एज वाइज देखा जाए तो मैंने जब देखा कि अरे बहुत छोटे बच्चे काम करते हैं, मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि इतने छोटे हैं ये बच्चे जो ये सारी चीजें कर रहे हैं और इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं ना। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि सब बच्चों ने आप जैसे यंगस्टर का ये बोलती हूँ मैं कि गाइड लेना चाहिए, या फिर आपको आइकॉन समझना चाहिए कि हर एक फील्ड में तुम लोग अपना काम कर सकते हो अगर आप ऑनेस्ट हो। मैंने देखा जब मैंने दिव्या मैम को मैसेज किया, उसने तुरंत रिप्लाई किया है, या फिर नहीं कर पाए हैं तो उस तरह से भी उन्होंने वॉइस मेल में बोल दिया है कि मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैम। ये सारी चीजें मैंने तो बहुत बिल्कुल बच्चों जैसे मैसेजेस उनको किए हैं, या फिर कैसे था, ये हमारा फील्ड नहीं है एक्चुअली। हम मेडिकल फील्ड वाले, और आप लोग जानते हैं मेडिकल फील्ड वालों को अदर दुनिया को कुछ पता ही नहीं होता है ज्यादातर, और ये टेक्नोलॉजी वगैरह, फिर पब्लिकेशन राइटिंग थी कि हम लोग राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसे पब्लिश कैसे करना है या फिर क्या करना है कुछ पता नहीं था। और फिर जब भी मैंने उनको बोला कि आपको इसलिए लगना चाहिए कि मैम कितने छोटे छोटे सवाल पूछती है, बिल्कुल सिली से ऐसे मुझे बाद में लगता था, पर हर बार जो आप लोगों का कॉपरेशन था इज एक्सीलेंट। इसके लिए तो मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। किताब राइटिंग ये मेरे लाइफ का फर्स्ट पब्लिकेशन है, तो ऑब्वियस है आपका स्थान मेरे लाइफ में क्या होगा आप सोच सकते हो कि इतने लोगों ने मुझे चांस देना चाहा एक्चुअली। आपको भरोसा नहीं होगा कि आपके पहले भी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई थी जो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कृष्ण प्रेम गीता में, और मैंने छोड़ दिया था गाना पे कि जैसा तू कहे, है ना। अब इतने लोगों ने पूछा है और मैं कंफ्यूज थी कि यार किसे चूज करूं, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
पर फिर स्मृति रूपा की वजह से किताब को हमने फाइनल किया, और जब उनसे बात हुई, जैसे पहले उसका फोन दिव्या मैम का आया था, उनसे बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कोऑपरेटिव नेचर, हेल्पिंग हैंड है, आप लोग सबको बहुत अच्छे से इंस्पायर करते हो एंड एक्सीलेंट हो आप सब, आपकी टीम बहुत ही एक्सीलेंट है। मैं चाहूंगी कि हमेशा आप लोगों के साथ में काम करो, आप ऐसे ही और बड़े हो, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा के लिए। जी बिल्कुल आपको मैम। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज ब्लेस्ड यू। आप ऐसे ही उन्नति करते रहो, यही आपको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई है आपके काम के लिए। जी थैंक यू सो मच मैम, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग्स। यस यस, ऑलवेज, कान्हा इज ब्लेस्ड यू बेटा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच किताब पब्लिकेशंस। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी और हमेशा आपके साथ रहने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल मैम, हमारा पूरा पब्लिकेशन आप सभी के साथ है। यस यस, थैंक थैंक यू। इट्स थैंक अ यू ग्रेट वर्क फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम।